Hello friends, today we will starting our class 8 SST important chapter ruling the countryside. So friends, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन. सो ब्रिटिश को 1765 के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की ट्रीटी मिलने के बाद, जिसमें बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की ट्रीटी थी, सो उसको मिलने के बाद ब्रिटिश जितना रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे इंडिया से वो करना चाह रहे थे. सो ब्रिटिश पहले 1765 के पहले ब्रिटिश ब्रिटेन से सामान मंगवाते थे और गोल्ड एंड सिल्वर के बदले सामान ब्रिटेन से मंगवाते थे. पर 1765 के बाद वो इंडिया से गोल्ड एंड सिल्वर के बदले वो सामान खरीदने लगे. सो जो सामान की पहले 5 इयर्स के अंदर वैल्यू होती थी वो 5 इयर्स के अंदर डबल हो जाती थी. सो जो फर्स्ट रिफॉर्म था हमारा वो था इजारदारी सिस्टम. सो फिर कुछ और सेटलमेंट्स आए रिवेन्यू कलेक्शन के, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रियोटवारी सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट. सो अब इनके बारे में डिटेल में देखेंगे. सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट. सो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था. सो जमींदारी बंदोबस्त भी बोल देते हैं इसको. सो जो जमींदार होता था उसको एक लैंड दिया जाता था कुछ पैसों में उससे डील कर कर. सो वो जमींदार उस पर फसल उगाता था और उसको बेचकर सो वो ब्रिटिश को वो पैसा लौटाता था. सो ब्रिटिश को वो पैसा लौटाता था जो उसने एक लैंड एज ए रेंट पर लिया था. सो इसके जो मेन फीचर्स थे वो थे कि जो रिवेन्यू था वो 89% पर फिक्स था. सो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पीसेंट एंड जमींदार था सो वो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 89% टैक्स बहुत हाई था और उनके पास कुछ नहीं बचता था. सो क्रॉप अगर फेल्ड भी हो सो पीसेंट को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था. उसके बाद अगर वो मनी लेंडर को लोन नहीं दे पाते थे सो उनको माइग्रेट करवा दिया जाता था सिटी से और उनको गांव में से भी भगा दिया जाता था और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता था. सो इसलिए ब्रिटिश कैश क्रॉप उगाने के लिए एनकरेज करते थे, जैसे इंडिगो, कॉटन, जूट एक्सेट्रा. पर ये सेटलमेंट फेल रहा, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो सेटलमेंट है वो है रियोटवारी सेटलमेंट. सो रियोटवारी सेटलमेंट थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो रिवेन्यू होता था वो 50% पर फिक्स होता था एंड पीसेंट एंड गवर्नमेंट के बीच में कोई भी जमींदार नहीं आता था, जिससे कोई करप्शन भी नहीं होता था. सो ये एक छोटे लैंड पर किया जाता था. सो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर ये सब किया जाता था जो कि अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया था. सो इसमें जो पीसेंट होता था उसको एक लैंड का ओनर बना दिया जाता था और फिर वो टाइम के साथ जो उसका टैक्स होता था गवर्नमेंट को पे करता रहता था. सो इससे इसमें कोई बीच में जमींदार भी नहीं आता था एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेती थी. सो इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 50% पर ये हमारा रियोटवारी सेटलमेंट फिक्स था. ये स्पेशली मद्रास एंड बॉम्बे की साइड किया गया. सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महालवारी सिस्टम. सो महालवारी सिस्टम इस टाइम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, सो इन स्टेट में अब भी फॉलो किया जाता है. सो वो एक लैंड को खरीद लेते थे और फिर वो उसमें कल्टीवेशन करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे. सो जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे उनको महल्स बोलते थे. सो जो महल्स का हेडमैन होता था वो सब पे से टैक्स कलेक्ट करता था और फिर गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर देता था. सो रियोटवारी सिस्टम में गवर्नमेंट को घर घर जाकर टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था
जिसमें बहुत टाइम लगता था और लेबर भी ज़्यादा चाहिए होता था। सो इसलिए ये एक बेनिफिशियल सिस्टम था जिसमें ऑटोमेटिक विलेज हेडमैन रिवेन्यू कलेक्ट कर लेता था और फिर गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर देता था। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप फॉर यूरोप। सो यूरोप के लिए क्रॉप जैसे इंडिगो, मलबेरी, शुगर केन एंड एक्सेट्रा यूरोप कंपनीज इंडिया से खरीदती थी, जिससे ब्रिटिश को बहुत प्रॉफिट होता था। सो इनमें से ज़्यादातर ब्रिटेन से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था। सो इनकी प्लांटेशन एक बहुत बड़े एस्टेट पर की जाती थी जिसको प्लांटेशन बोला जाता था। सो ये मेनली आसाम, बंगाल एंड बिहार में की जाती थी।